नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र पर। बच्चों यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं पता है आपको? राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज हम नया लेसन शुरू करने वाले हैं। नया लेसन मतलब मूल अधिकार वाला लेसन 2, भारत का पॉलिटिकल साइंस का भाग पार्ट 2 के अंतर्गत लेसन 2 हम शुरू करने वाले हैं। इसके अंतर्गत पहला हमारा चैप्टर होगा मूल अधिकार। मूल अधिकार एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मूल अधिकार एक ऐसा विषय है जिनको जानना प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक होता है। जिसको अपने मूल अधिकारों की जानकारी है उस व्यक्ति का कभी शोषण नहीं हो सकता। ना तो कोई व्यक्ति कर सकता है, ना कभी कोई राज्य कर सकता है। ठीक है, तो हमको मूल अधिकार बड़े विस्तार से पढ़ना है और बड़े अच्छे से पढ़ना है। शुरू से लेकर अंतिम तक पढ़ना है। वीडियो को जरूर देखना है शुरू से लेकर अंतिम तक। अगर वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक नहीं देखा तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ, बार बार मेरा कहना यही है, अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक नहीं देखा है तो फिर कोई मतलब नहीं वीडियो देखने का और वीडियो बनाने का। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखोगे तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत से और इतना अपना कीमती समय देकर आपके लिए अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप बच्चों आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना कर्तव्य निभाएं। आप अपना कर्तव्य निभाएं। आप भी शुरू से लेकर अंतिम तक वीडियो जरूर देखें। और जैसे वीडियो स्टार्ट होता है तो वीडियो को स्टार्ट होते ही आपको लाइक करना होता है। लाइक कर दिया करो जिससे कि ये पता लगे कि हाँ वास्तव में बच्चे देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। इसके लिए आपको पूरी स्वतंत्रता है। कमेंट्स करने की कोई बाध्यता नहीं है कि आप कमेंट्स नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप आराम से कमेंट कर सकते हो कोई चीज़ लेकर यदि आपको समझ में नहीं आती है तो। ठीक है, अब आज हम मूल अधिकार वाला पार्ट शुरू करने वाले हैं। मूल अधिकार लेसन नंबर 2 के अंतर्गत ये मूल अधिकार दिए गए हैं। इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। मूल अधिकार इनको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर हम इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत। ऑनलाइन क्लास में हम ये वाला पाठ बड़े अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑफलाइन क्लास में ये संभव नहीं हो पाता है। ऑफलाइन क्लास में कम समय होता है और कम समय में हम आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़ा सकते। लेकिन ऑनलाइन क्लास में आधा घंटा 30 मिनट या 40 मिनट भी हम पढ़ रहे हैं तो हम बहुत सी चीज़ें आराम से पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर मैं बड़े आराम से ये सब चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। हो सकता है ये वाला लेसन थोड़ा समय भी ज़्यादा ले ले, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है। शुरू से लेकर अंतिम तक वीडियो देखना ज़रूरी है। और किताब में जो आपके मूल अधिकार दे रखे हैं उनके बारे में अच्छे से जानना ज़रूरी है क्योंकि हर नागरिक को ये अपने मूल अधिकार पता होना चाहिए। सरकार का उद्देश्य भी यही है हमारे चैप्टर में मूल अधिकारों को शामिल करने का कि बच्चे अपने अधिकारों के बारे में जाने, उनके अधिकार क्या है इनके बारे में जाने। ठीक है, तो शुरू करते हैं मूल अधिकारों वाला कॉन्सेप्ट। पहले हम बात करते हैं अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं तो अधिकार मुख्य रूप से हम 2 प्रकार के मान सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला अधिकार हम मान सकते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार, ये मानवाधिकार क्या होता है? मानवाधिकार क्या होता है बच्चों? मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। और ये जो मानवाधिकार है, ये मानवाधिकार इनकी अवधारणा की बात करें तो इनकी अवधारणा कैसी है? व्यापक है। व्यापक, इनकी अवधारणा व्यापक है। मानवाधिकार जो होते हैं इनकी अवधारणा व्यापक है। अवधारणा व्यापक कैसे? तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मानवाधिकार किसी देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते हैं। मानवाधिकार किसी देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते। मतलब कैसे समझेंगे इसको? ऐसे समझेंगे जैसे यदि कोई अमेरिका का नागरिक भारत में आता है, अमेरिका का नागरिक भारत में आता है तो ये जो अमेरिका का नागरिक है इसको जिस प्रकार से जीवन जीने का अधिकार अमेरिका में है
प्रकृति ने जो इसको जीवन दिया है, जो इसको जीवन जीने का अधिकार है, वो जिस तरीके से इसको अमेरिका में प्राप्त है, वही इसी तरीके से इसको जीवन जीने का अधिकार भारत में भी होगा यदि भारत में आता है। तो आप देखते होंगे कोई विदेशी नागरिक हमारे यहाँ पर घूमने के लिए आता है तो हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। हमारी सरकार, हमारी पुलिस उनको पूरी सुरक्षा प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि वो भी मानव है, उनके साथ में किसी प्रकार का यहाँ पर अमानवीय व्यवहार नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो मानवाधिकार जो होते हैं, मानव होने के नाते प्रत्येक मानव को प्राप्त होते हैं, किसी देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते हैं। कोई भारत ये नहीं कह सकता कि अमेरिका का नागरिक है, हम इनकी कोई सुरक्षा नहीं कर सकते, हम इनकी कोई सुरक्षा नहीं कर सकते, हम इनके जीवन को नहीं बचा सकते। तो भारत ऐसा नहीं कह सकता। या फिर भारत का कोई नागरिक अमेरिका जाता है, विदेश जाता है, तो विदेशी जो देश है उनका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे देश में जो विदेशी नागरिक आ रहे हैं उनकी हम रक्षा करें, उनके जीवन की रक्षा करें, उनको सुरक्षा प्रदान करें। तो ये मानवाधिकार होते हैं। इनकी अवधारणा कैसी है? व्यापक है, क्योंकि किसी भी देश की सीमा में ये बंधे हुए नहीं होते हैं। अब मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार, मूल अधिकार की बात करें तो ये जो मूल अधिकार होते हैं इनकी अवधारणा होती है। इनकी अवधारणा कैसी होती है? संकुचित होते हैं। कैसी होती है? संकुचित। मूल अधिकारों की अवधारणा संकुचित होती है, मतलब ये किसी देश के संविधान के द्वारा, किसी देश के संविधान के द्वारा उस देश के नागरिकों को दिए जाते हैं, उस देश के नागरिकों को दिए जाते हैं। मूल अधिकारों की अवधारणा कैसी होती है? संकुचित होती है। संकुचित क्यों होती है? क्योंकि देश विशेष में लागू होते हैं। जैसे भारत में भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार भारत में लागू होंगे, और उनमें से भी कुछ अधिकार ऐसे हैं, उनमें से भी कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों ही प्राप्त है। जो भारतीय संविधान में हमको मूल अधिकार दे रखे हैं उनमें से भी कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। जबकि मानव अधिकार सबको प्राप्त है, चाहे सो किसी भी देश का हो, चाहे सो किसी भी देश का हो, कहीं भी जाए विश्व में, वो मानव अधिकार उसको सब जगह प्राप्त होंगे। लेकिन मूल अधिकार किसी देश के संविधान के द्वारा उसी देश के नागरिकों को दिए जाते हैं और ये उसी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसी देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो ये मूल अधिकारों की बात हो गई। अब भारत की बात करें तो भारत में मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। भारत में मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि हमने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों संबंधी प्रावधान शामिल किया है तो वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर किया है। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार दिए गए थे तो हमने भी हमारे संविधान में मूल अधिकार शामिल कर लिया। ठीक है, अब मूल अधिकार कैसे होते हैं? मूल अधिकारों की एक और बात करें यहाँ पर, तो मूल अधिकार का कोई परित्याग नहीं कर सकता। मूल अधिकारों का कोई परित्याग नहीं कर सकता, यानी कि हमें जो मूल अधिकार मिले हैं, हमें जो मूल अधिकार मिले हैं हम उनका त्याग नहीं कर सकते। त्याग नहीं कर सकते मतलब जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर इतना समझा देता हूँ। अनुच्छेद 21 हमको जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 हमको जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। अब यदि कल को ये कहता है कि मैं जो मेरा जीवन जीने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 में मेरे को जीवन जीने का अधिकार मिला है, इसको मैं त्याग करता हूँ, इसका मैं त्याग करता हूँ और मैं जीवन जीना नहीं चाहता हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, सुसाइड करना चाहता हूँ। अगर ये ऐसा वो कहता है अपने मूल अधिकार को त्याग करते हुए, तो उसको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, उसको सजा हो सकती है, क्योंकि आप अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, मूल अधिकार हमको राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। राज्य के विरुद्ध कैसे प्राप्त होते हैं? यदि राज्य हमारे मूल अधिकारों का कोई भी नुकसान करता है, मूल अधिकारों के साथ में नकारात्मक रूप से छेड़छाड़ करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम राज्य के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं और हमारे मूल अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो मूल अधिकारों का परित्याग नहीं कर सकता। मूल अधिकार वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने अमेरिका से ग्रहण किया है और मूल अधिकार हमको राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ तक का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है।
वीडियो चाहे से बड़ा बने चाहे से छोटा बने, ये ध्यान में रखना, आपको पूरा वीडियो सुनना ही है, तब जाकर तो आप अपने अधिकारों के बारे में सही से जान पाओगे, अन्यथा नहीं। ठीक है। अब मूल अधिकार हमारे संविधान में कहाँ पर है? मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। और ये जो भारत का भाग 3 है संविधान का जो भाग 3 है, इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक समय में इंग्लैंड के राजा ने अपनी प्रजा को लिखकर कुछ मूल अधिकार दिए थे, यानी कि लिखित रूप में कुछ अधिकार प्रदान किए थे, और वो अधिकार बड़े विस्तार से थे, और उनको वहाँ पर मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी भाग 3 में बड़े विस्तार से हम लोगों को अधिकार प्रदान किए गए। इसी कारण से वहाँ से कॉन्सेप्ट लेते हुए, उसका पर्यायवाची लेते हुए, हमने भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा है? मैग्ना कार्टा कहा है। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। अब बात करते हैं हम मूल अधिकार है कितने। मूल अधिकार मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7। ठीक है। एक अधिकार था इसमें, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। कैसे निकाला गया? 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का हमारा मूल अधिकार था, इसको मूल अधिकार को श्रेणी से हटा करके इसको कहाँ पर शामिल कर दिया गया है? इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। विधिक का मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। विधिक अधिकार बना दिया गया है। और इसको कहाँ शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया है अनुच्छेद 300 में। इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। अब सरकार को क्यों जरूरत पड़ गई कि वो संपत्ति के जो मूल अधिकार था उसको वहाँ से हटा करके उसको विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो यहाँ पर आप ये समझे, जैसे कोई सड़क है, कोई रास्ता है, और वो सड़क छोटी है, और उस सड़क के किनारे आपकी दुकानें बनी हुई है, आपका घर बना हुआ है। अब सरकार उस सड़क को चौड़ी करना चाहती है, सरकार उस सड़क की चौड़ाई बढ़ाना चाहती है। क्यों बढ़ाना चाहती है? क्योंकि वो सड़क छोटी है और वहाँ पर आने जाने वाले की भीड़ लगी रहती है, व्हीकल्स की भीड़ लगी रहती है। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लोगों का जीवन खतरे में बना हुआ है। अब सरकार के पास में यही उपाय है इस समस्या का समाधान करने का कि सड़क को चौड़ी कर दी जाए। अब आपकी दुकान वहाँ पर है तो उस दुकान को तोड़ना होगा। यदि ये जो संपत्ति आपकी दुकान के रूप में, ये आपकी संपत्ति यदि आपके मूल अधिकार के रूप में होती तो वो सरकार आपकी उस संपत्ति को नहीं ले सकती थी, आपकी दुकान को, आपके घर को नहीं तोड़ सकती थी। यदि सरकार आपके मूल अधिकार होते हुए उस संपत्ति को तोड़ती, उस संपत्ति को लेती, तो ऐसी कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, हाई कोर्ट जा सकते थे, और सरकार के विरुद्ध आप कार्रवाई करते हुए अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते थे। और सरकार अपना जो कल्याण का कार्य करने वाली है, पब्लिक के हित में जो कार्य करने वाली है, वो कार्य नहीं कर पाती। अब सरकार ने विधिक अधिकार बना दिया है, तो अब विधिक अधिकार हो गया तो आप इसको लेकर अपने मूल अधिकारों के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट आपके इस अधिकार को लेकर कोई रीट जारी नहीं कर सकता, कोई याचिका जारी नहीं कर सकता। विधिक अधिकार को लेकर अब आप हाईकोर्ट जा सकते हो, और हाईकोर्ट में जाकर आप अपनी याचिका लगा सकते हो, और हाईकोर्ट भी यही देखेगा कि इसको जो संपत्ति जो ली गई है, इसकी संपत्ति जो ली गई है, क्या उसका लेने का उचित कारण है? क्या उसको लेने का उचित कारण है? अगर उचित कारण है तो क्या इसको उचित मुआवजा मिला है सरकार की ओर से? यदि ये सब कुछ ठीक है तो फिर सुप्रीम हाईकोर्ट भी इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसी कारण से जन कल्याण को दृष्टि में रखते हुए संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। आप कोई भी संपत्ति, किसी की संपत्ति को सरकार यदि लेना चाहे जन कल्याण के लिए तो आराम से वो ले सकती है। ठीक है। अब मूल अधिकार अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार है। कितने अधिकार है? 6 मूल अधिकार है। अब 6 मूल अधिकारों की हम चर्चा कर लेते हैं। पहले कौन कौन से हैं 6 मूल अधिकार, कौन कौन से हैं?
पहला हम बात करते हैं समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 23 से 24 तक। चौथा इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? 25 से लेकर 28 तक। पांचवा कौन सा है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है? तो इसके बात करें हम 29 से 30 तक। अब छठा कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में? 32 में। अब 31 कहाँ गया? 31 में जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था उसको हमने हटा दिया है, अर्थात 31 आज मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। अब हमने बात की है कि मूल अधिकारों की व्यवस्था भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की गई है। कहाँ से लेकर? 12 से 35 तक। लेकिन हमने तो मूल अधिकारों का जो उल्लेख किया है 14 से लेकर 32 तक भी किया है, 31 को छोड़कर। फिर ये 12 और 13 कहाँ पर गया? इस 12 और 13 में क्या चीज़ है ऐसी कि यहाँ पर उनको शामिल नहीं किया गया, और जबकि मूल अधिकारों में वो शामिल होते हैं। मूल अधिकार हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन 12 और 13 इसमें नहीं आया है। 12 और 13 इसमें क्यों नहीं आया है? और जबकि हम यूँ भी कह रहे हैं कि हमारे मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, जबकि यहाँ पर तो कहीं पर 12 और 13 दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम ये समझते हैं कि 12 और 13 में क्या है, मूल अधिकारों से संबंधित 12 और 13 में क्या बात कही गई है, तो हम ये समझते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है और याद भी करना है। अब हम बात करते हैं पहले अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में क्या बात कही गई है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। परिभाषित का मतलब समझते हो ना क्या होता है? परिभाषित का मतलब किसी चीज़ के बारे में इस प्रकार से उसकी व्याख्या करना ताकि वो अपने रूप में प्रकट हो सके, उसके बारे में हमको पता लग सके कि वास्तव में ये चीज़ है, तो उसको परिभाषित किया जाता है, उसके बारे में अच्छे से बताया जाता है। तो यहाँ पर राज्य शब्द में क्या क्या शामिल होता है? राज्य शब्द में शामिल होता है सभी सरकारी संस्थाएं। सभी सरकारी संस्थाएं राज्य शब्द में शामिल होती है। सभी सरकारी संस्थाएं राज्य शब्द में शामिल होती है। जो भी संस्थाएं सरकारी सहायता लेती है, चाहे सो प्रत्यक्ष रूप से लेती हो चाहे से अप्रत्यक्ष रूप से लेती हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो भी राज्य शब्द में शामिल होगी। तीसरा, वे संस्थाएं जिनकी स्थापना संसद या राज्य विधानमंडल के कानून के द्वारा की गई हो, ये सब चीज़ें राज्य शब्द में शामिल होती है। जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वो राज्य के अंतर्गत आती है। जो भी संस्थाएं हैं, चाहे सो सरकारी रूप से चाहे सो सरकार से प्रत्यक्ष रूप में सहायता लेती हो चाहे से अप्रत्यक्ष रूप में सहायता लेती हो, वो सब राज्य शब्द में शामिल होगी। और वे संस्थाएं जिनकी स्थापना संसद या राज्य विधानमंडल के कानून के द्वारा की जाती है, वो चीज़ें भी, वो सारी संस्थाएं भी राज्य शब्द में शामिल होगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, राजस्थान
विद्यालय, ये राज्य शब्द में शामिल होगा। अब यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि हम अनुच्छेद 13 में पढ़ने वाले हैं कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, जो हमारे मूल अधिकारों के साथ में छेड़छाड़ करता हो। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो संस्थाएं हैं, जो भी सरकारी संस्था है, उन सब में हमको वो सब मूल अधिकार प्राप्त होंगे जो हमको होने चाहिए। जो भी संस्थाएं सरकारी संस्थाएं हैं, जो भी संस्थाएं हैं सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता लेती है, वहाँ पर भी हमारे मूल अधिकार लागू होंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी हमारे मूल अधिकार लागू होंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी भी हमारे किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। ये सब चीज़ें पढ़ने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन सब चीज़ों में भी हमारे मूल अधिकार लागू होंगे। ये सभी सरकारी संस्थाएं जो भी संस्थाएं हैं वो भी हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। राज्य शब्द में ये सब शामिल है, ठीक है। अब अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 ये हमारे मूल अधिकारों से जुड़े हुए हैं। वैसे मूल अधिकारों का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद 14 से शुरू होता है, अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक किया गया है, लेकिन 12 और 13 को भी इसमें शामिल किया गया है। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व, कब लागू हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने से पूर्व कोई कानून बना हुआ है, और वो कानून आज वर्तमान में भी प्रचलित में है। संविधान लागू होने से पूर्व कोई कानून बना हुआ था और वो कानून आज भी लागू है, तो वो कानून तब तक लागू रहेगा जब तक वो संविधान के अनुकूल है। यदि वो कानून संविधान के प्रतिकूल हो जाता है, तो वो कानून क्या होगा? अमान्य होगा, अपने आप ही वो अमान्य हो जाएगा अनुच्छेद 13 के तहत। एक बात तो ये लिखी हुई है अनुच्छेद 13 में। दूसरी बात क्या लिखी है? दूसरी बात लिखी है संविधान लागू होने के बाद में, संविधान लागू होने के बाद यदि ऐसी कोई कानून बनाया जाता है, यदि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो भाग 3 के दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो कानून क्या होगा? अमान्य होगा, शून्य होगा। अनुच्छेद 13 में 2 बातें लिखी हुई है, ध्यान में रखना। अनुच्छेद 13 में क्या बातें लिखी हुई है? पहली बात, संविधान लागू होने से पूर्व यदि कोई कानून बना हुआ था और वो कानून आज के समय में भी लागू है, यदि वो कानून आज के समय के अंदर संविधान के अनुकूल है, तब तो वो ठीक नहीं है, तब तो ठीक है। यदि संविधान लागू होने से पूर्व कोई कानून बना हुआ था, वो कानून आज भी लागू है और संविधान के अनुकूल है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो कानून संविधान के प्रतिकूल हो जाता है तो वो कानून क्या होगा? अमान्य होगा। दूसरी बात क्या लिखी है? संविधान लागू होने के बाद में सरकार जो भी कानून बनाएगी वो कानून हमारे मूल अधिकारों के अनुकूल होना चाहिए। यदि सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है, तो वो कानून क्या होगा? अमान्य होगा, शून्य माना जाएगा। अनुच्छेद 13 में इन सब बातों का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये हो गई अनुच्छेद 13, 12 और 13 से संबंधित बातें। अब हम आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद 14 से, समानता के अधिकार से। समानता का अधिकार, किसका अधिकार? समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अब अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 14 में लिखा है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण, विधि का
समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता, यहाँ पे यह नहीं आएगा, तथा विधि का समान संरक्षण। अब हमको यहाँ पर यह समझना है कि विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होगा। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि राज्य मतलब भारत या फिर अपनी राज्य सरकार, राज्य विधि बनाते समय, क्या बनाते समय, विधि का मतलब कानून बनाते समय, विधि बनाते समय किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आधार का मतलब लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, विधि के समक्ष समानता का मतलब ये हुआ। और विधि के समान संरक्षण का मतलब है सभी लोगों के साथ में, समान लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अनुच्छेद 14 का जो लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण का मीनिंग हमने समझ लिया है। विधि के समक्ष समानता का मतलब है विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, राज्य कानून बनाते समय किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर। ठीक है, और विधि के समान संरक्षण का मतलब समान लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।